हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का अध्याय 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने अध्याय 2 में कावेरी डेल्टा और जैसे इसके क्षेत्र बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, तो उसमें हमने अध्ययन किया था कि उसकी किसी भी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। यानी दिल्ली उस समय के जो दक्षिणी भारत में राज्य था या शासन थे, तो उधर के थे तो उधर ही वो शासन करते थे। और दिल्ली किसी की राजधानी हमने उधर नहीं देखा। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। यानी इसके पहले कहीं दिल्ली का उतना महत्व नहीं था या उधर आसपास के राज्यों का कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं था। फिर 12वीं शताब्दी के बाद से हम देखते हैं तो बहुत सारे राजाओं का या फिर सुल्तानों का उस पर शासन होता है। बहुत सुल्तानों ने उसको अपनी राजधानी बनाई है। तो ये सारी चीजें हमें 12वीं शताब्दी में ही दिखाई देता है इसके बाद से। आइए हम देखते हैं। इसमें पहले पहल हम तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर थे, तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। जो तोमर थे, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी जो तोमर थे और चौहान, इन दोनों के राज्यकाल में ही दिल्ली देखे तो वाणिज्यिक केंद्र के रूप में बाहर उभर के सामने आया। और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। यानी यहाँ पे जैन व्यापारियों की संख्या थी और इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफी प्रचलन में थे। यानी देहलीवाल नाम के सिक्के यहाँ पे ढाले जाते थे। उसके बाद फिर आता है क्या, 13वीं सदी। तो देखें तो 13वीं जो सदी आती है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पे फैल गया। यानी पूरे इस उपमहाद्वीप के पूरे क्षेत्र का वो केंद्र बिंदु बन गई। आगे इसमें दे रहा है कि आप तालिका 1 पे फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बने। आगे देखते हैं। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर भी बसाए। हम मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, कुहना, सिरी और जहांपनाह को हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें चित्र में स्पष्ट दिख नहीं रहा, नहीं दिख पाएगा। तो आइए हम तालिका 1 देखते हैं। तालिका 1 में हम उनके शासकों का नाम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में जो रहे, उनका जो समय काल रहा। तो आइए हम देखते हैं राजपूत वंश को। राजपूत वंश के अंतर्गत जो तोमर कहेंगे, तोमर का विकास हुआ था। तो इसका जो जो समय काल दिया है, ये आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 के आसपास था। इसके अंतर्गत अनंगपाल जो महत्वपूर्ण राजा था तोमर वंश के अंतर्गत, इसका शासनकाल था 1130 से 1145 तक रहा। एक आता है चौहान वंश। तो चौहान भी राजपूत थे। तो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये प्रमुख थे। देखिए, चौहान वंश चला था 1165 से 1192 ईस्वी तक। और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनका जो शासन काल रहा है, यह है 1175 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक आए थे। इनको देखें तो प्रारंभिक जो तुर्की शासक थे, इनका समय काल था 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण मुख्य शासक रहे हैं। वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का है 1206 से 1210 तक समय काल। इसके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है, इसका शासनकाल है 1210 से 1236। उसके बाद आती है रजिया। तो रजिया का है, इनका शासनकाल है 1230 से 1240। गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल है 1266 से 1287 ईस्वी तक। ये देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा का इसमें चित्र दिया हुआ है। आगे देखते हैं खिलजी वंश। जो खिलजी वंश था, इसका समय काल है 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। इसमें से जलालुद्दीन खिलजी प्रमुख थे और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो मुख्य प्रमुख शासक हुए।
तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316 ईस्वी तक। आगे है तुगलक वंश। तुगलक वंश में है 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक, ये सब के सब बहुत महत्वपूर्ण शासक इसमें रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहा है 1320 से 1324 ईस्वी तक। मोहम्मद तुगलक का रहा है 1324 से 1351 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक का रहा है 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसी प्रकार सैयद वंश आता है। सैयद वंश का है 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसमें से खिजर खां प्रमुख शासक रहा, तो इसका शासनकाल है 1414 से 1421 ईस्वी तक। इसका शासनकाल देखने को मिलता है। लोधी वंश, इसका लोधी वंश ने शासन किया 1451 से 1526 ईस्वी तक, और इसमें बहलोल लोधी प्रमुख था। शासक के रूप में एक प्रमुख शक्तिशाली कहेंगे सम्राट था। तो इसका शासनकाल है 1451 से 1489 ईस्वी तक। ये देखिए फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ये जो इमारतें हैं दिखाई गई है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिखाया गया है। ये अलाई दरवाजा है और ये है इल्तुतमिश का मकबरा। उस समय के जो स्थापत्य कला के ये सारे उदाहरण हैं। आगे दे रहा है कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे कैसे मिले। हालांकि अभिलेख होते हैं, अभिलेख, सिक्कों और अन्य जो स्थापत्य कला के जो माध्यम है या भवन निर्माण कला, इसके माध्यम से काफी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन, तवारीख बहुवचन है इसमें, वो जो तारीख है वो एक वचन है। तो वही दे रहे हैं कि वे महत्वपूर्ण इतिहास तारीख है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। देखिए जो तवारीख होते थे, तो तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, और ये क्या करते थे, ये घटनाओं का वर्णन भी करते थे, और जो शासक हुआ करते थे शासकों को उनके प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे जैसे सचिव, प्रशासक, कवि, ये सब लोग। न्याय चक्र, न्याय चक्र क्या है, 13वीं शताब्दी में के इतिहासकार फख्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था न्याय चक्र। ये इतिहासकार है एक फख्र-ए-मुदब्बिर। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, तभी सब लोग खुशहाल हो सकते हैं, सबका खर्च निर्वहन किया जा सकता है। ये है न्याय चक्र जो कि लिखा गया है फख्र-ए-मुदब्बिर इतिहासकार द्वारा। देखिए इसमें दे रहा है कि ये कुछ और बातें ध्यान में रखें कि जो तवारीख थे, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम, इकराम पाने की आशा में वो लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को उनके जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श था, तो उस आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। आगे दे रहा है कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया, रजिया जो महिला थी, ये सिंहासन पर बैठती है 1236 में, और उस युग के इतिहासकार मिन्हाज अस-सिराज जो है ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा भी दिया गया। भले योग्य थी, लेकिन फिर भी ये मन में खलन होती थी उन लोगों के कि एक महिला है और उसके शासनों से वो खुश नहीं रहते थे। जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा, यानी जो अधिकार हमें जन्म से मिला होता है उसे हम जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि जो कुलीन व्यक्ति हैं, कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास
परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। तो ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस कुलीन वंश में उन्होंने जन्म ले लिया, तब उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया कि इनके बाप राजा हैं, तो अब आगे जाकर के क्या, अब ये भी राजा ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस कुल में जन्म लिया है। लिंग भेद, लिंग भेद जो है ये स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर के कारण है। ये जो अंतर होता है वही लिंग भेद कहते हैं, और इस लिंग भेद के कारण उन्हें मना किया जाता है कि ये कार्य करने से या उस प्रकार के कार्य करने से उनके लिंग में अंतर होने के कारण, इसे ही लिंग भेद कहते हैं। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष क्या करते हैं, स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माने जाते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज और सिराज के विचार। मिन्हाज और सिराज जो उस समय के इतिहासकार थे, इनके क्या विचार हैं देखते हैं। देखिए, दे रहा है कि मिन्हाज और सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, यानी रानी का शासन नहीं करना चाहिए। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। काकतीय वंश, उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। रुद्रमा देवी जिनका शासन था 1262 से 1289 ईस्वी तक चला। तो रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। और एक और महिला शासिका रह चुकी हैं, जो कश्मीर की रानी दिद्दा थी। इनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकलता है दिद्दा। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया हो, इसलिए उनको दिद्दा कहा जाने लगा हो, ये इसमें दिया गया है। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो मिन्हाज ये भी लिंग भेद को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका विचार यही है कि ईश्वर ने यदि स्त्री बनाया है तो आप स्त्रियों के ही काम करिए, और जो पुरुषों के लिए काम करते आए हैं वो पुरुष अपना काम करेंगे। तो जब ईश्वर ने ही बनाया हुआ है तो फिर आप क्यों अपने आप को साबित करना चाहती हैं। मिन्हाज और सिराज का इस उनके बात को पढ़ने से लग रहा है ऐसा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन, शहर से साम्राज्य तक। आइए हम देखते हैं आगे दे रखा है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन जो था गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों में, जो शहर थे शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, जो गैरिसन थे। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर, लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब उनके लिए आवश्यक सामग्री चाहिए। यदि आंतरिक भागों में उनका नियंत्रण बिल्कुल नहीं है तो आवश्यक सामग्री कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते थे, व्यापार भी करते थे, कर लेते थे, या लूट मार भी करके वो भी धन लूटते थे। दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहर थे, बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे, और शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी, और इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। गयासुद्दीन बलबन, इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भी हुआ। आगे दे रहा है कि जो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में
जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों, जो गैरिसन शहर थे, शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से, जो शिकारी संग्राहक थे और चरवाहे, उनको उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया जो उस क्षेत्र में रहते थे। फिर वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य के प्रोत्साहन दिया गया कि अब उनसे जमीन छीन करके उनको खदेड़ करके किसानों को दिया गया, आप लोग किसान अरे खेती करिए उस पे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। जितने सारे अभियान चलाए गए, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले लिए। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त भी किया और जो शहर थे उन शहरों पर कब्जे भी कर लिया। इसके जो सूबेदार थे और प्रशासक ये मुकदमों में फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे सूबेदार व प्रशासक, और मुकदमों के फैसले सुना दिया करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? देखिए, यहाँ दे रहा है कि चित्र जो है बता रहा है 12वीं सदी के आखिरी दशक में बने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसके मीनारों का। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यानी जामा मस्जिद बनाया गया था दिल्ली के सुल्तानों द्वारा ही। इतिहास में इस शहर को देहली और कुहना पुराना शहर कहा गया है। यहाँ पे ये दिख रहा है लाल किला। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। इसी मस्जिद का और विस्तार भी किया। मीनार 3 सुल्तानों, ये जो कहा जाता है जो कुतुब मीनार हम देख पा रहे हैं चित्र में, 3 सुल्तानों द्वारा बनाया गया। एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए थे। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया, फिर इल्तुतमिश कुछ इसके ऊपर ही के जो हिस्से बचे थे, फिर फिरोज शाह फिर इसका मरम्मत करवाता है। तो यही है हमारा लाल किला। इसमें दिया है कि ये मस्जिद है, दिया है कि ये अरबी भाषा का शब्द है या अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा में क्या होता है, वो घुटने और माथा अपना टेकते हैं, तो उसी को कहा गया है मस्जिद। मस्जिद ये अरबी शब्द है। देखिए, जो जामा मस्जिद है या मस्जिद जामी भी कहते हैं, वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा खुतबा कहा जाता है, यानी धर्मोपदेश देता है। वो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरह मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत में मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए मक्का की ओर की दिशा जो है, दिशा को किबला कहा जाता है। तो भारत से देखा जाए तो जो मक्का, जो वहाँ पे लोग जो मुस्लिम है वो जाते हैं वहाँ पे रमजान के महीने में, तो क्या होता है वो हमारे यहाँ से पश्चिम में पड़ता है तो इधर का मुंह करके पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था कि हाँ, ये इस्लाम के रक्षक हैं। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के
परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न-भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। ये दिखाया गया है चित्र में कि ये मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मोठ की मस्जिद ये दिया है कि कमाली जमाली कमाली की मस्जिद है। 1520 के दशक में आखिरी दिनों में ये निर्मित है। आगे हम खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर यानी देखते हैं कि दोनों में क्या समानताएं थी, क्या असमानताएं थी खिलजी वंश व तुगलक वंश में। जैसा कि दिल्ली सल्तनत विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों प्रशासकों की जरूरत थी। विश्वसनीय होंगे तभी साम्राज्य का समेकन किया जा सकता है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक वो पसंद करते थे। जो विशेष उनके गुलाम हुआ करते थे तो वो उनको ही क्या करते थे, अपने जो भी विशेष अधिकारी पद था, सामंत था, जमींदारी था, इस पे स्थापित करते थे। इन गुलामों को फारसी में कहा जाता था बंदगा। बंदगा कहा जाता था फारसी में गुलामों को, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था गुलामों को, क्योंकि वे जो थे पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे कि उनके विश्वास पात्र माने जाते थे। देखिए यहाँ पे ये दिया है कि बेटों से बढ़ के गुलाम यानी गुलाम बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता था उन जो भी सुल्तान होते थे उनके लिए। देखिए इसमें देखते हैं कि खिलजी और तुगलक शासक जो थे वो बंदगा का इस्तेमाल करते रहे हैं, यानी तुगलक वंश भी करता रहा गुलामों का उपयोग, खिलजी वंश भी करता रहा है। और साथ ही अपने पर आश्रित यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर ये बैठाते थे जो लोग उन पर आश्रित थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी कि केवल अपने गुलामों, अपने जान पहचान के लोगों को सिर्फ वो राजनीति में हिस्सा देंगे, अच्छे पद देंगे तो फिर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, असंतोष होगा लोगों में, तो फिर संतुलन नहीं स्थापित हो पाएगा राज्य के अंतर्गत। आगे दे रहा है कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है कि उन्होंने जो निचले खानदान के लोग थे उनको भी ऊंचे पदों पर बैठा दिया। तो ये लोग क्या करते थे, उन्होंने फारसी तारीख के जो लेखक थे उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों की इस आधार पर आलोचना की कि निम्न वर्ग के लोगों को उतने उच्च पदों पे नहीं बैठाना चाहिए। आगे देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। तो जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे ये अजीज खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने और बेचने वाला जो हुआ करता था, तो अजीज खुमार नामक एक कलाल था। फिरोज हज्जाम
नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची तथा लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर इसने बैठा दिया था सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने। तो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बरने, ये 14वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, ने इन इन जो उल्लेख है, इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया कि इन्होंने नाई, बावर्ची, मनका तव्वक, कलाल तथा इस तरह के लोगों को जो कि निम्न वर्ग के थे, इनको इतने ऊंचे पद दे दिया है। तो जियाउद्दीन बरनी कहते हैं कि ये इसके अंदर इस राजा के या इस सुल्तान के अंदर राजनीतिक विवेक का नाश हो चुका है और शासन करने की अक्षमता हो चुकी है, क्योंकि ये इसको इनका यही कहने का मतलब है कि इनका दिमाग खराब हो गया है सुल्तान मोहम्मद तुगलक का, जो इतने निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दे रहा है। तो वो भी असंतुष्ट है। बहुत सारे इतिहासकार और लेखक असंतुष्ट होते थे उस 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के कि निम्न वर्ग को ऊंचे पद न दिया जाए। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी जो थे इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे, यानी जो इन सूबों को संभालते थे। तो इस सूबे के जो नियुक्त किया जाता था वो इक्तादार है, यानी तो उन्हें जो उन सूबों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और जो मतलब जिस इलाके का सूबेदार नियुक्त किया तो उस इलाके को इक्ता और इसे जो संभालता था उसे इक्तेदार या मुक्ति भी। मुक्ति का फर्ज क्या था? सैनिक जो अभियान हुआ करते थे इसका नेतृत्व करता था मुक्ति या इक्तादार। तो ये इक्तादार सैनिक अभियानों का भी नेतृत्व करते थे। अपने इक्त में कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। कौन? इक्तादार जो थे सैनिक को अभियानों का नेतृत्व करने के साथ साथ ये कानून व्यवस्था भी बनाए रखते थे अपने इक्तों में। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे, राजस्व कर की वसूली भी। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले, यानी उन पर नियंत्रण तभी रखा जा सकता है ताकि उनके पद को हम वंशानुगत न बनाए, जन्मसिद्ध अधिकार न बना दे कि हाँ ये इक्तेदार है तो इसका बेटा भी इक्तेदार होगा। तो यही कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, यानी नहीं कि अब उसके पूरे जीवन काल के लिए वो इक्ता है तो उसका इक्तेदार अब जब तक मरेगा तब तक रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें जो इक्ता कोई हम सौंप रहे हैं तो थोड़े थोड़े समय काल के लिए मिलना चाहिए, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए जो राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा एक लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए। आप जाइए इक्तेदारों से राजस्व हिसाब लीजिए कि कितना राजस्व एकत्र हुआ, कितना उनके पास रकम इकट्ठा हुआ है। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो होते थे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, जितनी संख्या बताई जा रही है कि आप इतने सैनिक रखे तो उतना ही रखे। कर जो राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है वो उतना ही वसूले, यानी कि मनमाने ढंग से अपने अनुसार कर की वसूली करने लगे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले जाए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को अब बाध्य कर दिया गया। जो स्थानीय सामंत थे कर लगाने का अधिकार तो छीन ही लिया गया पहले जो लगाते थे, अब साथ ही साथ उनसे भी कर लेने लगा, मतलब कर लेने लगा गया। देखिए सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन का पैमाइश किया, यानी जमीन को मापा, इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली
अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे कि हम क्या करेंगे, राजस्व का निर्धारण करेंगे और उससे राजस्व की वसूली करेंगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक तो कृषि पे कर था जिसे हम खराज कहते थे। खराज कहा जाता था जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था खराज। यानी यदि हम माने तो किसान जितना अपना उपज कर रहा है कृषि से, तो उसका 50% तो उसे कर के रूप में ही चुकाना पड़ता था, कृषि कर के रूप में। दूसरा लगाता था मवेशियों पे लगा हुआ था और तीसरा था घरी कर, यानी घरों पे लगा होता था। तो 3 तरह के कर, कृषि कर, मवेशी कर व घरी कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था और दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो कहें कि अभी दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार के बहुत सारा भी जो भारतीय उपमहाद्वीप था, इसका हिस्सा बहुत उनके नियंत्रण से बाहर था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की दक्षिण विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के जो मैदानी इलाके थे, इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पे जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था जो खिलजी और तुगलक द्वारा जमाए जाते थे अधिकार। आगे देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी कैसे करते थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने ये बतलाया है कि सरदार कभी कभी क्या करते थे, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना के रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गूथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले के प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काटकर डालती है। यानी अब वहां के जो सैनिक थे वो लड़ लेते थे, लेकिन फिर यदि कुछ ये लोग अधिकार स्थापित करते थे तो फिर क्या करते थे, वो फिर अपने बुद्धिमत्ता द्वारा इसे छीन लेते थे। यदि हम चंगेज खां के नेतृत्व में देखें तो जो चंगेज खान था, तो इसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में, चंगेज खां भी एक मंगोल था, तो मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान, ट्रांस ऑक्ससियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान कहें तो, इस पे हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। यानी चंगेज खां फिर उसी लगे क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पे भी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी कि बाह्य आक्रमणकारियों से अपने सल्तनत का ये क्या करे, रक्षा कर सके। तो उसके बाद क्या होता है, इतनी विशाल सेना तो खड़ी कर ली इन्होंने। तो खड़ी करने के बाद इतनी सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो आइए देखते हैं कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इतनी विशाल सेना रखी तो कैसे फिर उनका देखभाल करते थे, उनको वेतन कैसे देते थे। अलाउद्दीन खिलजी का देखते हैं। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 में और 1302 से 1303 में थे। इन 2 हमले हुए, इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल क्या किया, विशाल विशाल अस्थायी सेना खड़ी की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर भी बनाया सैनिकों के लिए। फिर सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके
हल किया उनकी भूख को मिटाने के लिए। किसानों की पैदावार का इसने 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया। 50% हिस्सा सैनिकों को वेतन भी देना होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सैनिकों को इक्ता के स्थान पे अब नगद वेतन देना तय किया। इक्ता नहीं देता था, अब देता था नगद वेतन। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया था, दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का संरक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। तो हम कहेंगे बाजार व्यवस्था इसकी सही थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन ने क्या किया, प्रशासनिक कदम में काफी सफल रहे इसके प्रशासनिक कदम, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है कि काफी कीमतों पर नियंत्रण रखता था, काफी न्यायपूर्ण ढंग से वो बाजार व्यवस्था उसकी चलती थी। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। अब देखते हैं हम मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो देखिए मोहम्मद तुगलक के बारे में क्या दिया है कि मोहम्मद तुगलक जो थे तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ तो मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस आक्सासियान पर भी आक्रमण किया और आक्रमण करने की योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था कि एक अस्थायी सेना तैयार करें तो हम उस पर आक्रमण करें। नया गैरिसन शहर बनने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली और कुहाना को निवासियों से खाली करवा कर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया कि जो पुराने शहर के निवासियों को अब दक्षिण में बनी राजधानी में भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए क्या करता था, वो उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया, यानी खाद्यान्न के लिए जब तक कर लगाया तब तक अकाल भी पड़ गए। मोहम्मद तुगलक के समय काल में मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक यही है, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई और ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ते धातु के थे सांकेतिक मुद्रा। तो 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे, यानी वो सस्ती मुद्रा थी तो इससे क्या हुआ, ये भी हुआ कि लोगों ने बहुत मात्रा में जाली सिक्के भी बनाए। ये भी इसकी नीति फेल हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के। देखिए मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल थे। बहुत सारे प्रशासनिक कदम उठाया था, सारे के सारे असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल हो गया। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता विक्षुब्ध हो गई, अकाल भी पड़ गया, बगावत पे उतर आई और मोहम्मद बिन तुगलक को अंततः जो टोकन मुद्रा थी, जो सांकेतिक मुद्रा जारी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसको वापस लेनी पड़ी। तो फिर उसने अपनी सांकेतिक मुद्रा को वापस ले ली और तमाम इसके जो प्रशासनिक कदम थे सब असफल रहे। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। आगे दे रहा है कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था, क्या बदलाव था, क्या विकास था, क्या हो रहा था। दिया है कि
हम इसमें पाएंगे कि जो तुगलक वंश था सल्तनत काल में, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में देखें तो स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। और आगे चलकर उसने क्या किया, इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं जिसका शासन से इसने तक को चुनौती दी है और उससे परास्त भी किया बहुत सारे युद्ध में। 1530 से 1540, 1555 से 1556 के बीच 2 बार उसमें। तो इस प्रकार से इसकी उन्नति भी बढ़ी, इसने हुमायूं को भी पराजित किया। फिर शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश भी स्थापित किया, यानी हुमायूं को हराया और हरा करके दिल्ली पे अपना राजवंश स्थापित किया शेरशाह सूरी ने। तो सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक क्या किया, शासन किया दिल्ली पे। क्योंकि 1530-40 में इसने हुमायूं को हराया, तो फिर 40 से इसने 55 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। उसके बाद जब फिर 56 में आक्रमण होता है, फिर हुमायूं आता है, दोबारा आक्रमण करता है, फिर हुमायूं से ये हार जाता है। तो यही है कि इसने मात्र केवल 15 वर्षीय शासन कर पाया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल हम देखते हैं 1556 से 1605 तक, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, उसने मुगल साम्राज्य को पूरा समेकित किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। शेरशाह के जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था अपना करता था, तो उसको इसने अपनाया अकबर ने। आगे देखें तो 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, ये 3 श्रेणियां क्या थी, आइए इस पे विचार करते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले हम देखें तो विचार किसके, सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था 3 श्रेणियों का विचार। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था, यानी एक हो गया प्रार्थना करने वाला, दूसरा युद्ध करने वाला और तीसरा खेती करने वाला। तीनों ईसाइयों का भी समर्थन था और इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। आगे देखते हैं, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में देखें तो जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था और 12वीं सदी तक को कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहते थे, या जो कुलीन वर्ग के लोग वो भी नाइट चाहते थे कि हमें नाइट की उपाधि दी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।